वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज के विस्फोट के इस अंक में मैं विश्लेषण करूंगा 3 विषयों का। पहला विषय होगा उत्तराखंड का राजनीतिक उथल पुथल, दूसरा विषय होगा चाचा और भतीजे की लड़ाई अर्थात पशुपति कुमार पारस बनाम चिराग पासवान, और तीसरा विषय होगा शिक्षा। तो मैं सबसे पहले अपने पहले विषय पर आता हूं और मैं बात करता हूं उत्तराखंड के राजनीतिक उथल पुथल का। मैं राजनीतिक योद्धा द मोहित श्रीवास्तव उत्तराखंड के इस राजनीतिक उथल पुथल पे बात करते हुए सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड की राजनीतिक उथल पुथल का कारण क्या है। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड की जो राजनीतिक उथल पुथल है, इसका आधार है यहाँ के अभी तक के, आज वो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका इस्तीफा देना यहाँ का सबसे बड़ा घटनाक्रम है जो हमारे इस विश्लेषण का आधार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के सांसद, भारतीय जनता पार्टी से भारत के सांसद तीरथ सिंह रावत जो अभी तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2 से 3 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके जगह पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तराखंड के विधायक, उत्तराखंड के खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। अर्थात यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो बदल गए। पहले जो तीरथ सिंह रावत हुआ करते थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है और सबसे बड़ा आधार विश्लेषण का ये आता है कि यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, जबकि अगले वर्ष आज से 6 से 7 महीने बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव होना था। और तीरथ सिंह रावत भी शुरू से 2017 से, अर्थात जब पिछले बार चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय से वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत बने और उसके बाद उन्हें बदलकर, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बदलकर तीरथ सिंह रावत को बनाया और अब तीरथ सिंह रावत को बदल दिया गया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और पता नहीं आगे के जो 6-7 महीने बचे हुए हैं उसमें भी पुष्कर सिंह धामी भी बदल दिए जाएं या फिर पुष्कर सिंह धामी ही आगे चलते रहें। तो तीरथ सिंह रावत ने यहाँ पर इस्तीफा दिया और उन्होंने इसका कारण बताया कि वो एक सांसद हैं और भारतीय संविधान के धारा 164A के तहत कोई भी सांसद जो है वो लगातार 6 महीने से ज़्यादा अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहे किसी भी राज्य का तो वो नहीं बन सकता। उसे 6 महीने के अंदर विधायक बनना होगा, चाहे वो विधायक बने, वो एमएलए बने या फिर वो एमएलसी बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, उसे विधायक बनना होगा। और ये जो थे ये सांसद थे, ये विधायक नहीं थे और 6 महीने के अंदर इन्हें विधायक बनना था। लेकिन अब चूँकि ये अब 6 महीने इनके कंप्लीट होने वाले थे, पूरा होने वाले थे और इस 6 महीने के भीतर वहाँ पर चुनाव के आसार नहीं थे, क्योंकि भारतीय संविधान भारतीय चुनाव आयोग को यह भी अधिकार देता है, यह भी आज़ादी देता है और यह भी कहता है कि अगर उस राज्य में अगले 1 साल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, अगर मुख्य चुनाव होने वाले हैं तो आप वहाँ पर उपचुनाव नहीं भी करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई आर्थिक या प्राकृतिक आपदा आती है तो भी उस हाल में एक चुनाव आयोग को ये पूरी स्वायत्तता है, पूरी स्वतंत्रता है कि वो चुनाव में न जाए, चुनाव को मना कर दे। और ये दोनों चीज़ जो हैं वो उत्तराखंड के साथ लागू होते हैं, क्योंकि अब से 6 से 7 महीने के अंदर वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। और दूसरा, कोरोना महामारी जो है वो भारत के लिए और उत्तराखंड के लिए एक प्राकृतिक आपदा है और इन दोनों के तहत तीरथ सिंह रावत को लगा कि शायद अब वो विधायक नहीं बन पाएंगे और विधायक नहीं बन पाएंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। इससे अच्छा है कि वो समय रहते अपना इस्तीफा दे दे। और उन्होंने इस आधार पे, इसी दोनों आधार पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अर्थात अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रताप नड्डा को अपना इस्तीफा दिया और वहाँ पे वो इस्तीफा स्वीकृत हुई और वो अब पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके और उनके जगह पे पुष्कर सिंह धामी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए।
यह था यहाँ का मेन मुद्दा जिसके आधार पे ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन आतंक समाचार यहाँ पर कुछ और देख रहा है। आतंक समाचार यह बात मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ यही कारण था जिसके कारण से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। आतंक समाचार को यहाँ पर उत्तराखंड के इस राजनीतिक उथल पुथल का कनेक्शन यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर भारत के एक दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ लगता है। आतंक समाचार को लगता है कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत को अपना बलिदान भारतीय जनता पार्टी के लिए देना पड़ा। ये क्या है, ये मुद्दा क्या है? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, अभी हमने बात किया कि भारतीय संविधान जो कहता है वो कहता है कि आपको 6 महीने के अंदर, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको 6 महीने के अंदर वहाँ का विधायक होना होगा, चाहे वो एमएलए हो या फिर एमएलसी हो। एमएलए जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और एमएलसी जो होते हैं वो जस्ट एज राज्यसभा सांसद होते हैं, वो अपने राज्य में एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। तो एमएलए हो या फिर एमएलसी हो, ऐसा ही योगी आदित्यनाथ और अलग अलग लोगों के साथ हुआ और उन्होंने वो चीज़ किया और वो विधायक बने, सांसद से विधायक बने। तो यही चीज़ जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी जो पश्चिम बंगाल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव हुए और वहाँ पे 2 मई को रिजल्ट आया और 2 मई से 2 नवंबर जो होता है वहाँ का 6 महीना और हर जगह का 6 महीना होता है। और 6 महीने जो 2 मई से 2 नवंबर को जो 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, वहाँ पर वहाँ के जो अभी की वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्हें विधायक बनना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये ज्ञात है और हमें ये जानना ज़रूरी है और हमें यह पता भी है, बहुत सारे लोगों को यह पता भी है जो इस राजनीति से जुड़े हुए हैं या इस राजनीतिक विश्लेषण से जुड़े हुए हैं, उन्हें यह पता है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो वहाँ का विधानसभा चुनाव अपना सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी और वो अभी वहाँ की विधायक नहीं है। तो उन्हें 2 नवंबर से पहले विधायक बनना पड़ेगा और अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो चीज़ वही आती है कि यहाँ पर उन्हें बनना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराना पड़ेगा और उन्हें वो चीज़ और उन्हें वहाँ पे जीतना पड़ेगा और वो विधायक बनना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो अगले 1 साल में चुनाव नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे वो चुनाव नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है महामारी, कोरोना महामारी। जो चीज़ उत्तराखंड में कोरोना महामारी लागू हो रही है, वही चीज़ जो है वो पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। और अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है कि अभी हम चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि अभी दूसरा लहर है और बहुत सारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तीसरा लहर भी आ सकता है जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस परिस्थिति में चुनाव आयोग जो है जिस तरीके से उत्तराखंड में वो चुनाव नहीं कराया, चाहे वो किसी भी कारण से हो, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री या फिर वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच ही नहीं किया, जो भी है इलेक्शन कमीशन के पास यह आज़ादी होगी, यह छूट होगा, यह मानसिक स्वतंत्रता होगी कि वह पश्चिम बंगाल में भी इस चुनाव को कराने से मना कर दे। और जब पश्चिम बंगाल में ये चुनाव नहीं होगा तो वहाँ के ममता बनर्जी को भी अपना सीट, अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और उनके जगह पे, हाँ ये तो तय है कि तृणमूल कांग्रेस और उनकी पार्टी से ही कोई दूसरा वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ममता बनर्जी नहीं बनेंगी अगर वो विधायक नहीं बनती हैं। और अगर विधायक बनना है तो चुनाव होना होगा। चुनाव तो हो सकता है संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो चीज़ें हैं वहाँ पे। अभी अगले 1 वर्ष में वहाँ पे कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के आगे बने रहने के सपने को ब्रेक लगा सकता है। और ये चीज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी भारत सरकार है, वो समझ रही है। इसके कारण से वह इलेक्शन कमीशन या फिर चुनाव आयोग या फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों तक इस बात को लेकर नहीं जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस चीज़ को लेकर, उत्तराखंड को लेकर जाएंगे तो वो चीज़ जो है चुनाव आयोग बंगाल में भी वो चीज़ मना नहीं करेगा। वो कहेगा कि अगर उत्तराखंड में कोरोना नहीं है और अगर वहाँ चुनाव कराए जा सकते हैं, कोरोना के बीच में वहाँ चुनाव कराए जा सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी कराए जा सकते हैं। तो ममता बनर्जी को वो एडवांटेज मिल जाएगा। और ये चीज़ जो है ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो
मंजूर नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आन बान और शान की लड़ाई थी जिसमें वो हार गई है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरीके से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना डैमेज कंट्रोल करे और यह सिद्ध करने में लग जाए कि जो अभी विपक्ष की सबसे बड़ी नेता बन रही हैं ममता बनर्जी, वो अगले लोकसभा वर्ष 2024 आज से लगभग 2 साल बाद जो होने वाले लोकसभा चुनाव है भारत के, उसमें उनका जो रेप्यूटेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो और भारतीय जनता पार्टी की जो नाक की लड़ाई है पश्चिम बंगाल की वो कहीं ना कहीं बची रहे। तो मैं यहाँ पर आतंक समाचार यहाँ पर अपनी इस विश्लेषण को अंत करते हुए यही कहना चाहता है, यही देखता है और यही बताना चाहता है, यही साझा करना चाहता है कि उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक तीर्थ पे चले गए। अब भले ही वो आगे कुछ भी करें, सांसद तो रहेंगे ही, आगे वो मंत्री बने, मोदी कैबिनेट में वो मंत्री बने, जो भी बने, लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को उसी देवभूमि में तीर्थ पे पहुंचा दिया, चाहे वो कोई भी कारण हो। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो दिखता है आतंक समाचार को पश्चिम बंगाल का चुनाव। अब मैं आता हूँ दूसरे विषय पे और विश्लेषण करता हूँ पशुपति कुमार पारस बनाम चिराग पासवान की लड़ाई का, लोजपा की लड़ाई का। दिवंगत रामविलास पासवान द्वारा संस्थापित लोक जनशक्ति पार्टी के 2 गुटों में बटे और 2 गुटों के लड़ाई की। यहाँ पर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान ने अभी के संदर्भ में, अभी की परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा को 2 गुटों में बांट दिया है और इस पर हमने पहले भी विश्लेषण किया था। लेकिन आज मैं इस पर एक विश्लेषण कर रहा हूँ, उसका आधार है बीता हुआ कल 5 जुलाई 2021। यह 5 जुलाई 2021 लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, या फिर कहें तो ये बहुत ज़्यादा शुभ मंगल दिन है लोक जनशक्ति पार्टी का, क्योंकि इसी दिन इसके संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान का जन्म हुआ था वर्ष 1946 में और ये उनका जन्म दिवस है। अभी तक जन्म दिवस था पिछले वर्ष तक, इस वर्ष से कल से यह जयंती में बदल चुका है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो कल जो जयंती बीता, इस जयंती से पहले ही चिराग पासवान ने घोषणा की थी कि मैं चाचा के द्वारा छला गया हूँ, चाचा के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी को जो तोड़ा गया है उसके बदले में या फिर उसके खिलाफ मैं अपने पापा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति कुमार पारस। तो चिराग पासवान का कहना था कि मैं अपने पापा के जयंती के दिन से एक आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा और यह बिहार के हाजीपुर, भारत के बिहार राज्य के वैशाली ज़िला के हेडक्वार्टर हाजीपुर, क्योंकि हाजीपुर ही इनका बेस रहा है, राजनीतिक आधार रहा है, राजनीतिक बेस रहा है हाजीपुर, वैशाली वगैरह ही। तो वहाँ से मैं एक आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा और बिहार के लगभग हर ज़िले से लोगों का आशीर्वाद मांगते हुए निकलूंगा और इसकी शुरुआत 5 जुलाई को होगी रामविलास पासवान की जयंती के दिन से हाजीपुर से। और इन्होंने कल वो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और ये सारा चीज़ हुआ। वहीं पशुपति कुमार पारस ने भी कल रामविलास पासवान का जयंती मनाया और उन्होंने बोला कि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और मैं लोजपा को इस स्थिति में इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोजपा जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, इसलिए मैं पशुपति कुमार पारस जो हूँ ये चिराग पासवान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लोजपा के साथ हूँ, चिराग के साथ हूँ और आगे चलकर मैं चाहता हूँ कि चिराग भी आगे बढ़ें। लेकिन अगर चिराग को लगता है कि ये चीज़ उनके चाचा जो हैं वो उनके खिलाफ है तो ये भी बात गलत है, ऐसी बात नहीं है। मैं लोजपा को जोड़ रहा हूँ, तोड़ नहीं रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों के आधार पर उन्होंने भी कल रामविलास पासवान की जयंती अपने तरीके से मनाई। वहीं पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या फिर अलग अलग राजनीतिक दल भी हैं जो कल रामविलास पासवान को उनके जयंती में याद किए, उनको नमन किया गया। तो बात यहाँ पर विश्लेषण का क्या था, तो यहाँ पर मैं एक ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि चाहे वो पशुपति कुमार पारस चाचा हों, चाहे वो चिराग पासवान भतीजा हों,
इन दोनों की जो लड़ाई है ये राजनीतिक लड़ाई है, और इन दोनों की लड़ाई को अगर हम राजनीतिक तौर पे देखें तो ये आगे चल के कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, इस पे जनता, उनके कार्यकर्ता, ये सारे लोग तो नारेबाजी करते रहेंगे, लेकिन कल की तारीख में, परसों की तारीख में ये वही चाचा भतीजे या फिर ऐसे बहुत सारे राजनीतिक परिस्थितियाँ बनते रहती है, जहाँ पर कभी लड़ाई होती है तो कभी फिर दोस्ती हो जाती है, तो कहीं पे सारा राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। तो मैं यहाँ पर अपने विश्लेषण को यहीं पे ख़त्म करते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, ये सब परिस्थितियाँ के अकॉर्डिंग ही राजनीति किया करती है, और यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार ही राजनीति होती है। और चिराग पासवान को ऐसे भी सोचना चाहिए कि अगर उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना है तो उन्हें पशुपति कुमार पारस के साथ या फिर पशुपति कुमार पारस के संरक्षण में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि वो अकेले भी आगे बढ़ें या फिर उनके खिलाफ भी आगे बढ़ें तो उससे न तो उनको कोई नुकसान होगा, न तो पशुपति कुमार पारस को कोई नुकसान होगा। नुकसान जो होगा वो उनके समर्थकों को होगा, क्योंकि वो लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ये लोग तो अपने मौके के हिसाब से राजनीति करते रहेंगे, परिस्थिति के हिसाब से राजनीति करते रहेंगे। अब मैं अपने तीसरे और अंतिम विषय पे आता हूँ, और यह विषय है शिक्षा। मैंने इस शिक्षा के विषय को क्यों लिया, अभी इस शिक्षा का क्या मतलब, अभी इस विश्लेषण का क्या मतलब। तो इस विश्लेषण का मतलब है क्योंकि शिक्षा जो है ये हर समय विश्लेषण की मांग करता है, और हम लोग अधिकांश लोग इस पर बात करते नहीं हैं, या फिर बात करने से कतराते हैं, या फिर उतना ज्ञान ही नहीं होता कि हम इस पर बात करें। तो आज हमें उस शिक्षा पे बात करनी होगी, उस भारत के शिक्षा पे बात करनी होगी, उस भारतीय शिक्षा पे बात करनी होगी जो आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका। जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज वो भारत फिर से विश्व गुरु बनने की चाह रख रहा है, और चाह रहा है कि फिर से विश्व गुरु बने। वो चाणक्य का देश, वो सीवी रमन का देश, वो अशफाकुल्ला खान का देश, वो विवेकानंद का देश, वो एपीजे अब्दुल कलाम का देश, वो होमी जहांगीर भाभा का देश, वो अलग अलग बहुत सारे क्रांतिकारियों का देश, वो अलग अलग बहुत सारे शिक्षाविदों का देश, वो ऐसा देश जिसने जीरो की शुरुआत की, वो ऐसा देश जो दुनिया को शिक्षा का पाठ पढ़ाया। आज उसी भारत की शिक्षा की स्थिति ऐसी है कि हमें शर्म आती है कि भारतीय शिक्षा जो थी वो कहाँ से कहाँ तक आ गई। एक वैदिक शिक्षा, एक भौगोलिक शिक्षा, एक ब्रह्मांडीय शिक्षा, एक आध्यात्मिक शिक्षा आज एक व्यावसायिक शिक्षा में बदल चुका है। आज जो शिक्षण संस्थान है वो शिक्षा के संस्थान न बन के एक प्लेसमेंट एजेंसियां बन गई है, और वहाँ पे शिक्षा की दलाली होती है। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो अन्य तरह के संस्थान हो। एक ऐसा देश जो जीरो से लेकर क्या क्या नहीं दिया, हवाई जहाज़ की भी शुरुआत, हवाई जहाज़ की भी उड़ाने की खोज और ये सारा चीज़ भी भारतीयों के द्वारा ही किया गया। बहुत सारी चीज़ें जो है भारत के द्वारा किया गया, लेकिन इसके क्रेडिट राइट ब्रदर्स या फिर अलग अलग देश के अलग अलग लोग लेते चले गए। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि वो शिक्षा जो भारत का आधार था, वो शिक्षा जिसकी आधार पे, जिसकी नींव पे भारत बसा हुआ था, आज वो नींव जो है वो चरमरा चुका है, वो लगभग टूट चुका है। हालांकि वो अभी डंवाडोल स्थिति पे है। जिस दिन पूरा टूट जाएगा उस दिन भारत का आधार खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है आज की तारीख में जो व्यापार बन चुका है, व्यापार का यहाँ पे मतलब ये आता है कि आज की तारीख में शिक्षा को हम सिर्फ पैसे के तौर पे तौलते हैं। व्यापार में तो नैतिकता भी होती है, यहाँ पे तो व्यापार के नैतिकता को भी एक साइड कर दिया गया है। यहाँ पे व्यापार के सिर्फ प्रॉफिट वाले सेगमेंट को देखा जा रहा है। तो वो शिक्षा जो शिक्षा थी, आज वो शिक्षा जो है वो नौकरी और पैसे में बदल चुका है। आज जो भी इंसान शिक्षा की तरफ जाता है, चाहे वो कॉलेज की तरफ जाए, महाविद्यालय की तरफ जाए, चाहे वो विश्वविद्यालय की तरफ जाए, चाहे वो स्कूल की तरफ जाए, उसका मेन एम होता है कि इसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो आने वाले समय में इससे हमें क्या आर्थिक फ़ायदा होगा,
क्या यहाँ पे हमें प्लेसमेंट मिलेगा इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में और अलग अलग शिक्षण संस्थान में। ये सारे पैरामीटर जो हैं ये आज शिक्षण संस्थान को चूज करने के आधार बन चुके हैं, चाहे वो अभिभावक के द्वारा हो, चाहे वो अभ्यर्थी के द्वारा हो, चाहे वो विद्यार्थी के द्वारा हो, चाहे वो उनके पेरेंट्स और गार्जियन के द्वारा हो। जिसके कारण से शिक्षा जो है वो आज के तारीख में अधिकांश शिक्षण संस्थान जो हैं वो एक शिक्षा के दलाल बन चुके हैं। वो 100% प्लेसमेंट की बात तो करते हैं लेकिन 100% एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। वहाँ पे 100% प्लेसमेंट तो होता है लेकिन एजुकेशन बहुत सारे जगह पे लगभग 0% होता है। अगर मैं यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट, भारत के टॉप इंस्टीट्यूट की भी बात कर लूँ, जो IIM, IITs हैं, वो भी अगर दुनिया के पटल पे बात करें तो वो भी टॉप 100 में कैसे कैसे आते हैं, 90-95 पे आते हैं। जो 1-2 पर होने चाहिए, शीर्ष पे होने चाहिए, वो 90-95 और 150 और 175 पे आते हैं। अभी के एक नए सर्वे, ग्लोबल सर्वे में ये पता चला है कि भारत का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड के पटल पे, जो भारत का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड के पटल पे 150 के आसपास में आता है। मतलब भारत का पहला इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया के 150वें इंस्टीट्यूट के स्थान पर आता है। तो ये अपने आप में एक शर्म की बात है। ये अपने आप में उस भारतीय, उस वैदिक भारतीय, उस आर्यभट्ट वाले भारतीय, उस विवेकानंद वाले भारत, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये एक शर्म का विषय बन जाता है कि हमने नालंदा दिया, हमने विक्रमशिला दिया, हमने कैसे कैसे विश्वविद्यालय दिए। नालंदा जो लगभग 1 से 2 साल तक वहाँ का पुस्तकालय जलता रहा, या फिर हमने क्या क्या नहीं दिया, हमने कौन कौन से शिक्षण संस्थान नहीं दिए, हमने कौन कौन सी पद्धति नहीं दी। आज वही भारत और आज वही भारत के लोग जो हैं वो अपने आप को दुनिया की तरफ देखते हैं, दूसरे दूसरे देशों की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर जाके वो शिक्षा के तौर पे अपने आप को मजबूत करेंगे, वो अलग अलग उच्च शिक्षा लेंगे जिसके आधार पे उन्हें पदोन्नति होगी और आर्थिक उन्नति होगी और शैक्षणिक उन्नति होगी। तो ये कम से कम इस भारत के लिए और इस भारतीय विश्व गुरु वाले भारत के लिए शर्म की बात है। और हम भारतीयों को, भारत की सरकार को और इन शिक्षण संस्थानों को और अलग अलग लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए कि शिक्षा को शिक्षा ही रहने दे। शिक्षा में और शिक्षण संस्थान में 100% एजुकेशन और 0% प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि जब एजुकेशन होगा तो नौकरियां लगेगी ही। अगर आपके अंदर काबिलियत होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसकी ये औकात हो कि वो आपको नौकरी ना दे। और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो अगर आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा प्लेस कर भी दिए जाए, कहीं पर नौकरी लगवा भी दिया जाए, और अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं होगा तो वो संस्थान जो है 1 से 2 महीने के बाद वो आपको वैचारिक और आर्थिक लात मारकर अपने संस्थान से निकाल देगी। और फिर आप रेफरेंस और इधर उधर और घूसखोरी के हिसाब से ही अलग अलग जगह पे जाकर नौकरी करने की बात करेंगे और अलग अलग जगह पे ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके लिए मैं आज का एक बहुत बड़ा समाचार जो है इसको आधार बनाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। आज भारतीय राष्ट्रपति ने भारत में 8 नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं 8 अलग अलग राज्यों में। और ये जो राज्यपाल होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन होते हैं, चांसलर होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, जबकि राज्यपाल जो होते हैं ये अपने अपने स्टेट के स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ये जो नए राज्यपाल बने हैं या फिर जो राष्ट्रपति हैं, जो अभी तक इस शिक्षण संस्थान में भ्रष्टाचार को देखते आ रहे हैं और उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं कि उस चीज़ में संलिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो उजागर हो या ना हो। आतंक समाचार को लगता है कि ये इस पर हमने पहले बात की भी है, हमने पहले इस पर एक विश्लेषण भी किया है, राज्यपाल राष्ट्रपति क्यों के टॉपिक के तहत, के शीर्षक के तहत, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आतंक समाचार को लगता है कि ये जो राज्यपाल जो अभी नियुक्त किए गए हैं, नए नियुक्त किए गए हैं, ये नैतिक तौर पे शिक्षा को मजबूत करें, शिक्षा में घुसखोरी को रोकें। ये जो शिक्षण संस्थान है, ये अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है। 50-50 लाख रुपए जा रहे हैं प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 से
30 लाख रुपए जा रहे हैं। इन सारे चीज़ों पे लगाम लगाएं, इन सारे चीज़ों को रोकें और इन सारे चीज़ों को मजबूत करें, क्योंकि आप राज्यपाल हैं, आप चेयर पर्सन हैं, आप चांसलर हैं, आप वहाँ के कुलाधिपति हैं और राष्ट्रपति जो हैं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं, चेयरपर्सन हैं, चांसलर हैं। तो आपको इन सारे शिक्षा के आधार को भी देखना होगा, क्योंकि आतंक समाचार को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार है, विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है शिक्षा। और शिक्षा से आप आसानी से क्रांति ला सकते हैं और शिक्षा ही एकलौता ऐसा हथियार है जो क्रांति को आजीवन बनाए रख सकता है और बहुत आसानी से क्रांति ला सकता है। नमस्कार।